वेलकम टू द फार्मा ट्यूटर। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम समझेंगे, जानेंगे, और हम जो उसमें आज टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड न्यूरोट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं कि एएनएस की, जैसे हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये जो एएनएस होता है उसमें भी जो अफेक्ट करने वाली ड्रग्स होती हैं वो दो होती हैं, राइट। एक कोलिनर्जिक ड्रग होती है, कोलिनर्जिक ड्रग, एंड द सेकंड वन इज़ द एड्रेनर्जिक ड्रग, राइट। तो अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पढ़ेंगे वो क्या करती हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन एएनएस, दो किस्म की ड्रग्स जो हैं एएनएस पे एक्ट करती हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स का ये है कि वो उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं जिनको एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करता है, ठीक है। और जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं जिन पे जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में इन दोनों का जब रोल होता है तो उन पे जो एक्ट करने वाली ड्रग्स होती हैं वो होती हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, राइट। अब क्योंकि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले आइडिया होना चाहिए अबाउट द कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो ये जो कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये ब्लॉक या स्टिमुलेट करती हैं एएनएस रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो क्योंकि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हम सब कुछ इस चैप्टर में कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कवर करेंगे और एसिटाइलकोलिन के बारे में कवर करेंगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो होगा एसिटाइलकोलिन, राइट। तो अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, किस तरीके से न्यूरोट्रांसमिशन होगी एट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, किस तरीके से एसिटाइलकोलिन का सारा प्रोसेस होगा, हम उसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। जो न्यूरोट्रांसमिशन होती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में, उसके लिए आपको पता होना चाहिए इट अकर्स विद इन द 6 स्टेप्स, ठीक है। 6 स्टेप्स में न्यूरोट्रांसमिशन होती है। सबसे पहले सिंथेसिस होती है एसिटाइलकोलिन की, वो बनता है बाकायदा, ठीक है। देन स्टोरेज होती है उसकी, वो बाकायदा उसको स्टोर करके रखा जाता है। देन देयर इज़ द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, देन एसिटाइलकोलिन इज़ गोइंग टू बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है। वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा या टारगेट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। देन वी हैव द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दोबारा से जब उसका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो वो टूटेगा दोबारा से जाके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। एंड फाइनली देयर इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ द कोलिन दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से बन जाएगा, राइट। सो वी आर गोना स्टडी ऑल दीज स्टेप्स इन डिटेल। अब पहले है सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइलकोलिन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिटाइलकोलिन होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या मौजूद होता है, कोलिन, राइट। कोलिन मॉलिक्यूल मौजूद होता है। अब क्या होता है कि ये जो कोलिन मॉलिक्यूल है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द साइटोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है, उसका ये साइटोप्लाज्म है, राइट। तो इसमें ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम द ईसीएफ। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन में ये ऐसे ही तो कोलिन जो है वो ईसीएफ से जो है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा, उसके लिए देयर इज़ नीडेड अ प्रॉपर कैरियर सिस्टम, ठीक है। तो उस कैरियर सिस्टम को हम कहते हैं एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम। तो अब ये एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम क्या करता है कि ये कोलिन को जो है हेल्प करवाता है ईसीएफ से टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन लेके जाने में, ठीक है। अब जब ये उसको लेके जा रहा होता है तो साथ में इसके एक और चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज़ सोडियम, ठीक है। तो दोनों की, कोलिन की और सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल साथ होती है, ठीक है। तो को ट्रांसपोर्टेशन होती है दोनों की। अब क्या होता है कि जाहिर सी बात है जब एक चीज़, एक सिस्टम उसको टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म लेके जा रहा है तो एक ऐसी ड्रग भी होगी जो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट भी करेगी। तो हम उस ड्रग का नाम लेते हैं दैट इज़ हेमीकोलिनियम।
हेमीकोलिनियम क्या करती है कि वो इनहिबिट करती है द मूवमेंट ऑफ कोलिन टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। इस रीजन में मूवमेंट को वो इनहिबिट करती है। जब एक सिस्टम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, तो दूसरी जो ड्रग है दिस हेमीकोलिनियम, ये एक ब्लॉकर है, ठीक है, ये ब्लॉक करती है मूवमेंट ऑफ कोलिन टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो क्लियर होनी चाहिए दैट इज़ कि जो कोलिन है वो आपका क्वाटर्नरी अमाइन है। क्वाटर्नरी अमाइन है, राइट। क्वाटर्नरी अमाइन मतलब कि उसमें जो होता है वो चार्ज होता है, ठीक है, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जब उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ पोलर है। जिस चीज़ में चार्ज होता है दैट थिंग इज़ क्वाइट पोलर, राइट। तो अब क्या होगा कि वो चीज़ पोलर है, इसका मतलब कि इट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती वो चीज़, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, और वो चीज़ किधर एंटर नहीं हो सकती, वो चीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं हो सकती वो ड्रग, और वो वहाँ पे इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस, सीएनएस इफ़ेक्ट्स को वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो ड्रग, राइट। तो जब भी बात की जाए क्वाटर्नरी अमाइन की, यू हैव टू रिमेंबर दैट the very drug is like quite polar and the drug cannot cross the blood brain barrier, the drug cannot enter the central nervous system, right। दूसरी तरफ जब किसी चीज़ की बात की जाए as a tertiary amine, तो उसको आप कह सकते हैं कि it is quite lipophilic, right, and it can easily enter in the blood brain barrier, और वहाँ पे वो effects produce कर सकती है। अब क्या हुआ कि कोलिन जो है वो साइटोसोल में एंटर हो गया, यानी कि जो कोलिन है वो हमारे इस न्यूरॉन में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द साइटोसोल रीजन, और वो यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होगा कि जो ये कोलिन है, ये जब जैसे ही साइटोसोल में एंटर हो गया, नाउ इट वुड कन्वर्ट टू एसिटाइल कोलिन विच इज़, यू कैन कॉल इट एस्टर, राइट, ये एस्टर, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए भी दो चीज़ों का होना लाजमी है। द फर्स्ट वन इज़, एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिन बाइंड करती है जिससे फिर वो एसिटाइल कोलिन बनता है, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, CoA, राइट। तो जब कोलिन के साथ कोएंजाइम ए कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, तो जब ये एंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन वुड व्हेन रिएक्ट विद कोएंजाइम ए, it would ultimately form acetylcholine, right? Acetylcholine would be produced. Let's talk about the second step, and that step is about the storage of acetylcholine, right? तो अब क्या हुआ कि जो acetylcholine था वो पहले कोलिन था, उसने एसिटाइलकोलिन में कन्वर्जन किया। अब उसको हम ऐसे ही न्यूरॉन में नहीं छोड़ सकते, राइट, तो हमें उसको एक वेसिकल में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन को हम स्टोर करेंगे, एसिटाइलकोलिन को हम स्टोर करेंगे स्टोर्ड इन वेसिकल, प्री साइनेप्टिक वेसिकल में हम उसको स्टोर करेंगे, राइट। तो अब क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, ATP यूटिलाइज होगा और वो वेसिकल में स्टोर हो जाएगा, और फिर जब वो वेसिकल में स्टोर हो जाएगा तो फिर वो फाइनली उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर वेसिकल में। अब ये मैच्योर वेसिकल क्या है? मैच्योर वेसिकल यह है कि जो वेसिकल होगा उसके पास 3 प्रॉपर कंपोनेंट्स होंगे जो उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होंगे, right? The first one is acetylcholine, the second one is the ATP, and the third one is proteoglycan, right? ये सब 7 वेसिकल्स में स्टोर होंगे, और क्या होगा कि जो साइनेप्टिक वेसिकल होगा उसमें अब ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, वेट लेट मी जस्ट चेंज दिस, इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दिस वन इज़ व्हाट, को ट्रांसमीटर। इस ATP जो होगा वो को ट्रांसमीटर होगा, राइट, जो उसके साथ ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब इसका काम क्या होता है इस को ट्रांसमीटर का, व्हाट इज़ द यूज़? ये तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा। को ट्रांसमीटर जो होगा वो या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा इफेक्ट ऑफ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, यानी कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ये इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है।
Now we are heading towards the third step and that is the release of acetylcholine. अब हमने सब कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में, उसको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है प्रॉपर फॉर्म में, और उसको हमने स्टोर भी कर लिया. अब बारी आती है कि हम उसको टुवर्ड्स द सेकंड सेल या सेकंड न्यूरॉन हम उसको ट्रांसमिट करें, ठीक है, ताकि वो मैसेज जो कैरी करता है वो टुवर्ड्स द सेकंड रिसेप्टर उस तक पहुंचा सके, राइट. तो अब क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल, जाहिर है अब हमने इस वेसिकल को निकालना है फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो क्या चाहिए होगा हमें, एक्शन पोटेंशियल चाहिए होगी, जाहिर है एक्शन पोटेंशियल चाहिए होगी. अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आएगी तो क्या होगा कि जो वोल्टेज गेटेड जो चैनल होंगे, सोडियम चैनल्स दे वुड बी ओपनड, राइट. ऑब्वियसली डीपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही रिसीव होगी, तो जैसे ही जब सोडियम चैनल्स जो होंगे वो उनसे नर्व एंडिंग से जो एक्शन पोटेंशियल सेंड की जाएगी, तो अब क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन में क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी, इस मेम्ब्रेन में क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है. अब जो कैल्शियम चैनल्स होंगे वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है. कैल्शियम चैनल्स इसमें क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है. तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कैल्शियम चैनल्स लगे हैं, ठीक है. अब ये कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे. इससे क्या होगा कि जो कैल्शियम है, इंट्रा सेलुलर जो कैल्शियम होगा वो इंक्रीज़ होगा, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होगा, यानी कि मोर कैल्शियम वुड बी इनसाइड द मेम्ब्रेन, राइट. ज़्यादा कैल्शियम मूव करेंगे फ्रॉम द मेम्ब्रेन टू इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट. तो कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कैल्शियम लेवल एलिवेट होगा तो जो वेसिकल है वो करीब आएगा एंड इट वुड स्टार्ट टू फ्यूज़ विद दिस मेम्ब्रेन, ठीक है. वो इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. और जैसे ही ये फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, वेसिकल फ्यूज़ टू मेम्ब्रेन, जैसे ही वो फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर फाइनली जो भी कंटेंट्स होंगे वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाएंगे, कंटेंट्स रिलीज्ड इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे यहाँ पे ये वेसिकल कैसे फ्यूज़ होता है. जैसे ही कैल्शियम लेवल इनसाइड द मेम्ब्रेन बढ़ने लगा तो ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और जो कंटेंट्स होंगे दे वुड बी रिलीज्ड विद इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. इज़ दैट क्लियर. तो ये सारे कंटेंट्स जो होंगे वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन अकर्स. अब आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, एक रिलीज़ ब्लॉकर आपको याद रखना है, ब्लॉकर, और दूसरा आपको रिलीज़ इन्हांसर याद रखना है, रिलीज़ इन्हांसर. जैसे हमने पीछे हेमिकोलिनियम को याद रखा है वैसे यहाँ पे इस स्टेप में भी दो आपने ड्रग्स को अच्छे से याद रखना है. द फर्स्ट वन इज़ द रिलीज़ ब्लॉकर और उसका नाम है बोट्यूलिनम टॉक्सिन, राइट. ये क्या करती है कि ये रिलीज़ को ब्लॉक करती है, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है इस रिलीज़ को ये ब्लॉक करती है, राइट. सेकेंड रिलीज़ एनहांसर है जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को फ्रॉम द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो इंक्रीज़ करती है, एनहांस करती है, एंड दैट ड्रग इज़ नोन एज ब्लैक विडो, स्पाइडर वेनम. अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलीज़ एनहांसर ड्रग है ये क्या करती है, ये सारे के सारे एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवा देती है विद इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ठीक है. अब सब हो गया, कोलिन एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट हुआ, देन वेसिकल में स्टोर हुआ, देन एक्शन पोटेंशियल रिसीव होने पे कैल्शियम रिलीज़ हुआ, फिर कैल्शियम विद इन द मेम्ब्रेन बढ़ा, जब कैल्शियम का लेवल एलिवेट हुआ तो फिर उससे जो वेसिकल उसने फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करने के बाद वेसिकल ने अपने कंटेंट्स को टुवर्ड विद इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट रिलीज़ किया, राइट. अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ है विद इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो अब ये होगा कि वो अपने
पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर या टारगेट सेल की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जाहिर है मैसेज उसे आगे कन्वे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट सिनेप्टिक जो है वो रिसेप्टर हो सकता है टारगेट सेल में, या प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर होता है जिससे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया गया है, या ये प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये टारगेट सेल भी हो सकता है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन भी हो सकता है, ये इफेक्ट भी प्रोड्यूस करवा सकता है, या ये उस इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने की चेन में एक इंटरमीडिएट हो सकता है ये न्यूरॉन। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे ही तो इसकी तरफ नहीं बढ़ेगा, इसके पास 2 टाइप्स के रिसेप्टर होने चाहिए जिससे बाइंड करके ही एसिटाइलकोलिन विद इन दिस मेम्ब्रेन, इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकेगा। ठीक है, तो उन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स का जो नाम होता है वो 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, उन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स का क्या नाम होता है जो इफेक्टर ऑर्गन्स पे या न्यूरॉन पे मौजूद होते हैं। एक जो रिसेप्टर होता है दैट इज़ नोन एज मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और जो दूसरा उसका भाई होता है सेकेंड रिसेप्टर जिससे एसिटाइलकोलिन बाइंड कर सकता है, जिसके साथ वो जुड़ सकता है, दैट इज़ नोन एज निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर, राइट, निकोटिन रिसेप्टर। क्या होगा कि इन दोनों रिसेप्टर्स से एसिटाइलकोलिन इनमें से किसी एक से बाइंड करेगा, साइमल्टेनियसली दोनों से नहीं कर सकता, इफेक्ट एक ही प्रोड्यूस होगा ना, एक ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, और फिर विद इन दिस न्यूरोनल मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। ये टारगेट सेल भी हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं सर, जो भी एट द रीजन मौजूद हो, तो यहाँ पे ये होगा कि वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जैसे ही बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग टू रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग टू रिसेप्टर हुई, बाइंडिंग टू रिसेप्टर, तो उससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है इट वुड बी प्रोड्यूस्ड। देखें, अब जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो आपको पता होना चाहिए, या तो वो लाइक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है, या तो वो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होगा। ठीक है, और या तो वो दूसरी सिचुएशन हो सकती है एंड दैट इज़ कि सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है ताकि वो कैस्केड ऑफ इवेंट्स को एक्टिवेट कर सके, बाकायदा पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो विद इन द इफेक्टर सेल्स प्रोड्यूस हो सकें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, राइट। अब सारा काम, सारा जो इफ़ेक्ट है वो उसने प्रोड्यूस करवा दिया, वो उसको जो फंक्शन करवाना था, दैट फंक्शन इज़ लाइक प्रोड्यूस नाउ, दैट इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस नाउ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है इस एसिटाइलकोलिन की, जो अपने इसने टास्क करवाना था वो करवा दिया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जो एसिटाइलकोलिन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा था वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा टुवर्ड्स द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि एसिटाइलकोलिन ये पोस्ट सिनेप्टिक जो है वो न्यूरॉन में मौजूद था, तो अब क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का फंक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, जो सिग्नल है, फॉर एग्जांपल सिग्नल है वो टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया, उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया है। तो अब क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन होगा वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन वो क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स लाइक सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक, सवाल यह है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्यों मूव करेगा, वहाँ ऐसा क्या है जो इसको डिग्रेड कर दे, जो इसको तोड़ दे, जो जिसको ख़त्म कर दे। तो द आंसर इज़ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये एंजाइम है जो मौजूद होता है विद इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड इट क्लीव्स एसिटाइलकोलिन इनटू कोलिन एंड एसिटेट। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन जाएगा टूवर्ड्स द क्लेफ्ट। ठीक है, जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट में क्या होगा, क्लेफ्ट में होगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के पास जैसे ये जाएगा तो वो इसको 2 हिस्सों में तोड़ देगा, 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, दोबारा से वही कोलिन और दूसरा एसिटेट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इसमें जो है डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन टुवर्ड्स द कोलिन, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ट्रेवल किया। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो कोलिन है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एसिटेट है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द न्यूरोट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से एसिटाइलकोलिन जो है वो कहाँ मौजूद था, वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे मौजूद था, फिर वो ट्रैवल किया उसने टुवर्ड्स द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये टुवर्ड्स द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद है। उसने क्या किया, उसको तोड़ा कोलिन में और एसिटेट में। अब आपको पता होना चाहिए द रिसाइक्लिंग ऑफ द कोलिन, जो आपका कोलिन है उसको क्या चीज़ ले लेती है, एक सिस्टम,
उसको सिस्टम जो है वो अपटेक कर लेता है और वही सोडियम कपल्ड हाई एफिनिटी अपटेक सिस्टम होता है, ठीक है। वो सिस्टम क्या करता है कि अब कोलिन को अपने पास रखता है, ठीक है, और जब भी कोलिन चाहिए होता है दोबारा से इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को, तो क्या होगा कि इस कोलिन को ये क्या करवाएगा, ये दोबारा से एसिटाइल कोलिन में जो है वो एसिटाइलेट करवाएगा, ठीक है, को ट्रांसपोर्ट करवाएगा विद सोडियम, और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, विच आई मतलब ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, राइट। तो क्या होगा कि बस यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो सोडियम कपल्ड हाई एफिनिटी सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम क्या करेगा, इसको अपटेक कर लेगा कोलिन को और दोबारा से इस कोलिन को यूटिलाइज़ करेगा किस में, दोबारा से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट करने में विद अलॉन्ग विद द सोडियम, ठीक है, और दोबारा से वो यहाँ पे अंदर जाके इन द साइटोसोल वो एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ द होल न्यूरो ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स अकर्स। I'm going to do a quick revision with you guys. सबसे पहले है आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। उसमें कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया, सिंथेसिस किया एसिटाइल कोलिन का, कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम ए से, यानी कि CoA प्लस कोलिन, ठीक है, और उससे आपका क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन, राइट। सेकेंड स्टेप इज़ ओवर हियर, यहाँ पे जब एसिटाइल कोलिन बन गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वेसिकल्स में जा रहा है, यानी कि अपटेक इनटू स्टोरेज वेसिकल्स, यानी कि ACH जो होगा वो स्टोरेज वेसिकल्स में जो है वो अपटेक कर लिया जाएगा और दोबारा से वहाँ पे वो मैच्योर वेसिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 3 कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। 3 कंपोनेंट्स यानी कि ATP, प्रोटीओग्लाइकन और एसिटाइल कोलिन। अब क्या होगा कि यही कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप मूव करेंगे, दैट इज़ द रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। रिलीज़ जो होगा एसिटाइल कोलिन का वो जैसे ही हमारे एक्शन पोटेंशियल आएगी तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो जाएगा, वेसिकल फ्यूज़ कर जाएगा और वहाँ से कंटेंट्स रिलीज़ हो जाएंगे। अब इसको ब्लॉक करने वाली कौन है, बोtulinum टॉक्सिन, ठीक है, इस रिलीज़ को, और इन्हांस करने वाली स्पाइडर वेनम है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। ऑब्वियसली किसी रिसेप्टर से जो भी इफेक्टर सेल के इफेक्टर सेल की मेम्ब्रेन पे जो भी आपका जो है वो रिसेप्टर है उससे जो है आपका बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन। अब वो 2 होने चाहिए, 2 टाइप्स के होने चाहिए, इधर मेस्कैरिनिक होने चाहिए और निकोटिनिक होने चाहिए। अगर नहीं है तो बाइंड नहीं करेगा एसिटाइल कोलिन, अगर हैं तो वेल एंड गुड, वो उन्हीं से बाइंड करेगा और रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। द फिफ्थ स्टेप इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जब उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, जो भी इफेक्ट विद इन द सेल इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था हो गया, तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, दोबारा से जाएगा टूवर्ड्स वेयर, वो ट्रैवल करेगा दोबारा से टुवर्ड्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। अब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करेगा, उसको दोबारा से कोलिन और एसिटेट में ब्रेक डाउन करेगा। कोलिन जो है वो 6 स्टेप की तरफ ट्रैवल करेगा, दैट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ द कोलिन। कोलिन जो है वो दोबारा से न्यूरॉन अपटेक कर लेगा, उसका सिस्टम अपटेक कर लेगा ताकि वो दोबारा से को ट्रांसपोर्ट कर सकें उसे विद द सोडियम और दोबारा से उसे एसिटाइल कोलिन बना सकें जब भी ज़रूरत हो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरोट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।